एक लाइन है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे हुए, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे। तो मुझे एसडीएम बनना है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब चयन हो गया मेरा 2016-17 की, उस वक्त ये यूपीआई पेमेंट भी नहीं था कि आप तुरंत किसी को कर दीजिए। उनके अकाउंट में पेमेंट करता था, 4 दिन बाद कंफर्म करते थे हाँ मेरे पास पैसे पहुंच गए। सेल्फ स्टडी किया, कोई कोचिंग नहीं बैठा ना ही, और शादीशुदा था, मेरा बच्चा होने वाला था उस वक्त। और उस बीच मैंने तैयारी शुरू किया, हुई 32 साल पार करने के बाद 33वें साल में मैंने तैयारी स्टार्ट की। मुझे उसके पहले सिलेबस भी नहीं पता, बस क्षमता मेरे अंदर थी। जब मैं 20 साल का हूँ तब आप पहचान नहीं पा रहे, वही क्षमता मैं पहचान नहीं पा रहा। नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, एक मोटिवेटर के रूप में भी जाने जाते हैं, प्रतिभावान है, काफी कम बोलते हैं मगर काम बहुत अधिक करते हैं, जिसकी ऊर्जा को देख करके आप समझ सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा होगा। आज हमारे साथ है नालंदा के डीटीओ राहुल सिंह। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं और सवाल है कि जिंदगी को आपने कुल बना दिया है या आपने खुद को कुल बना दिया है? नहीं, मैंने जिंदगी को फूल बना दिया है और उससे फायदा ये रहता है कि आप हर चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। किसी आप हड़बड़ी में है, किसी जल्दी में है, तो आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से कोई भी काम करते हैं तो किसी चीज को आप समझ सकते हैं। जब आप समझेंगे तो आप जरूर अच्छा करेंगे। आज सोशल मीडिया पे जब भी हम अगर फेसबुक को अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो एसडीएम राहुल सिन्हा जरूर आता है। ये पूरी कहानी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसडीएम राहुल सिन्हा आज फेसबुक हो या ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाते हैं। तो ये जर्नी पहले का था या एसडीएम जब आपकी बिहार प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया तब आपने शुरू किया? ये जो नाम है, ये नाम मैंने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी, द सीक्रेट है, रोंडा ब्रायन की किताब। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसको इमेजिन करना शुरू। तो संजोग बस मैंने अपना नाम एसडीएम राहुल सिन्हा करके रोज मैं इमेजिन करता था मुझे एसडीएम बनना है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब चयन हो गया मेरा, तो ये जो यूट्यूब की जर्नी है ये वहां से नहीं शुरुआत हुई। सिलेक्शन के बाद मेरे कुछ मित्र थे, कुछ कलीग थे, वो बार बार मुझसे पूछते थे यार तुमने तैयारी कैसे किया, क्योंकि मैंने जो तैयारी किया था वो नौकरी के साथ किया था, सेल्फ स्टडी किया, कोई कोचिंग नहीं बैठा ना ही, और शादीशुदा था, मेरा बच्चा होने वाला था उस वक्त। और उस बीच मैंने तैयारी शुरू किया, हुई 32 साल पार करने के बाद 33वें साल में मैंने तैयारी स्टार्ट किया। मुझे उसके पहले सिलेबस भी नहीं पता और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इस एग्जाम को निकाला, 72 रैंक आया। तो मन में कभी यूपीएससी क्लिक नहीं किया? नहीं, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और 32 साल जब मेरे पूरे हो गए उस वक्त मेरे जीवन में एक घटना घटी, और वो घटना ऐसी थी जिसने अंदर तक मुझे झकझोर। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना जीवन बदलना है, मुझे एक ऐसे पद पे जाना है कि कोई मेरे सामने इस तरह से बात करने से पहले 4 बार सोचे। तो उस वक्त मैंने एक्सप्लोर किया तो देखा कि नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल हाईएस्ट होता है और उसके बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं बचता है। दिल में चोट लग गई, फिर लगा कुछ करना। संजोग बस ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते पता चला कि बीपीएससी बिहार में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। तब आप हरियाणा में रह रहे? नहीं, उस वक्त मैं बैंगलोर में नौकरी कर रहा था मैं इस वक्त। और मैंने समझ लिया 33 साल की उम्र में निर्णय लिया कि मुझे एसडीएम बनना है। उस वक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोई फॉर्म नहीं आया था। मैंने बस यूट्यूब और अन्य कई माध्यम से किताब का लिस्ट देखा कि किताबें पढ़नी है। कुछ सिलेक्टेड लोग थे, उनका इंटरव्यू था और उसी इंटरव्यू से मैंने प्रेरित होकर कि ये किताबें पढ़ना है। बहुत लिमिटेड किताबें, क्योंकि बैंगलोर में किताबों का बहुत अभाव है, बीपीएससी से रिलेटेड किताबें नहीं मिलती। किताब मंगाने का सिस्टम यह था कि पटना के दुकानदार थे, उनका मैंने अकाउंट नंबर लिया और बैंक में जाके पैसे ट्रांसफर किए। बात है 2016-17 की, उस वक्त ये यूपीआई पेमेंट भी नहीं था कि आप तुरंत किसी को कर दीजिए। उनके अकाउंट में पेमेंट करता था, 4 दिन बाद कंफर्म करते थे हाँ मेरे पास पैसे पहुंच गए, उसके बाद उस किताब को भेज देता। और वो किताब मेरे पास 7 से 8 दिन के बाद है, तो मतलब टोटल 10 से 11 दिन लगते थे। किताब मेरा मन हो गया पढ़ना है, तो 11 दिन बाद मेरे पास वो किताब पहुंच गई। तो ये बीपीएससी से पहले वाला कहीं वो तो नहीं था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वैसा लाइफ स्टाइल था? नहीं, तो उसके पीछे भी कहानी है कि मेरे 10th में आए थे 52% मार्क्स। और क्यों आए आज तक वो मिस्ट्री है। मैं पढ़ने में ठीक था और जब 10th का रिजल्ट आया तो 52% मार्क्स आए और मैं अंदर से उस वक्त टूट गया। मुझे लगा कि
मैं जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। ब्लैंक हो गया। हाँ, कि अब उस जमाने में 90% वाले लोग समझाते थे कि कम नंबर आ रहे हैं, कि 95 अगल बगल में सबके 95 आ रहे, मेरे 52% मार्क्स आए और सभी सब्जेक्ट में कम आए। एक तो आता समझ में आता है कि ठीक है भाई, पेपर चेकिंग ने गलती कर दिया, पता नहीं क्या था उस वक्त कि जब एग्जाम दे रहा तो मैंने क्या गलती किया, नहीं समझ में आया। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में और दिल में एक डर बैठ गया कि मैं कुछ जीवन में बड़ा हासिल नहीं कर सकता। 10th में 52 आया। 10th ही पहला पड़ाव होता है जीवन का जहां आपका आकलन होता है। उसके पहले तो सब एग्जाम बच्चों वाले एग्जाम है, और पहले ही पड़ाव पे जब मैं फेल हो गया, उतनी बुरी तरीके से फेल ही माना जाएगा। तो उसके बाद 12th भी मेरा बहुत खराब हुआ। इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया, वहां भी नहीं हुआ मेरा, IIT नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद एक पहले संस्थान में मेरे जब कैंपस में इंटरव्यू हो, जब इंजीनियरिंग करते हैं आप, तो कैंपस में कई कंपनियां आती हैं। उस सभी कंपनियों का क्राइटेरिया होता है कि 10th और 12th में 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप उनके इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। और मैं किसी भी इंटरव्यू में नहीं बैठ, मतलब एक छोटी से छोटी कंपनी आती थी और मैं उसके लिए लायक नहीं था कि मैं उनको फेस कर सकूं। फाइनली बीटेक कंप्लीट होने के बाद एक कंपनी में काम किया मैंने, वो प्लास्टिक मोल्डिंग की कंपनी। वहां वो लोग प्लास्टिक के पार्ट को मोल्ड किया करते। दिल्ली में? ये थी आपको नोएडा में। नोएडा में। और उस कंपनी में जहां मेरी ड्यूटी लगी, वो क्वालिटी इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट दिया उन्होंने। बहुत बड़ा फर्नेस था, उससे प्लास्टिक का पार्ट निकलता था। मुझे उसका जो होता है वर्नियर होता है, उससे थिकनेस नापना होता है। वहाँ 70-75 डिग्री टेम्परेचर। ये बात है जून जुलाई में हमारा बीटेक कंप्लीट होता है। और मेरी हालत ऐसी हो जाती थी, घर आके मुझे रोज फीवर लगता था, क्योंकि उसके पहले तो आदमी पापा का पैसा पल रहा है तो हर चीज एंजॉय करता है। और जब 70-75 डिग्री में आप जून जुलाई के महीने में काम करिएगा, 8-9 घंटे काम कीजिएगा, तो बहुत हालत अंदर से खराब होने लगी। और मुझे लगने लगा कि ये जीवन तो नहीं हो सकता है। लेकिन सबने समझाया कि नहीं, यही जीवन है। मतलब राजा बेटा वाली फीलिंग्स बाहर निकल रही थी कि अब काम करना है, अब काम करने वाले हैं। और सब लोग समझाते थे नहीं, यही जीवन है, तुम कंप्लेनिंग बहुत कंप्लेनिंग नेचर के इंसान हो, इसी में एडजस्ट करना सीखो, यही है, इसी में प्रमोशन होगा तो और आगे जाओगे। करते करते कई नौकरियां की मैंने, लगभग 12-13 नौकरियां की। और हर नौकरी में कुछ न कुछ नहीं होता दिल में कि यार ये जीवन नहीं हो सकता। एक मार्केटिंग की कंपनी में भी काम किया, तो वो लोग दिन भर दौड़ते थे, जहां जाना है वहां से आप जाके वहां से फोटो खींचिएगी लैंडमार्क के साथ। शायद यही सब कारण ना होगा कि जब आप SDM शेखपुरा बने होंगे तब लगता होगा कुछ लोगों के लिए करना है, लोगों के लिए आप बहुत फ्रेंडली हो गए और आज भी शेखपुरा के लोग आपको याद है। इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत चीजों को झेला। जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आप उनके हेड से नहीं मिल सकते। एक मन में डर होता है कि भाई इनके पास कैसे अप्रोच करें। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप समझते ही नहीं यार, सरकारी जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं मिल सकते हैं, नहीं हाकिम तक कैसे पहुंचे, मेरी बात कौन सुनेगा। तो इसीलिए शेखपुरा में जब मैं SDM बना तो मैंने बोला कि नहीं, मैं सबसे मिलूंगा और सबसे हंस के ही मिलूंगा, और ऐसा उनको नहीं लगेगा कि भाई किसी कुछ ऐसा है साहब वाला नहीं। और जितना हो सके मैंने प्रयास किया कि मैं अपने हाथ से मेरे जितना अच्छे काम हो सके मैं और इतना अच्छा काम की कि आज आप नालंदा DTO भी है, और DTO है तो फिर चालान भी बहुत काटते हैं। नहीं, देखिए चालान काटना इसीलिए भी अनिवार्य होता है कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है, उस नियम से अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, उस नियम से अगर किसी की जान चली जाए, अगर वो उल्लंघन कर रहा है, तो एक मन में डेटरेंस क्रिएट होता है, डर क्रिएट होता है कि मैंने आज गलती किया, चालान काटा, मैं दोबारा इस गलती को नहीं किया। फादर आपके बैंकर्स थे? हाँ, मेरे पिताजी स्टेट बैंक। तो ये जो आज मोटिवेशन बच्चों के बीच में आप शेयर करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, साझा करते हैं, आज खुद आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हर कोई सोशल मीडिया पे आपको देखता है, आप कैसा लगता है? व्यूज भी बहुत आते होंगे, पद भी आपके पास है, अच्छा लगता है। मैं इसलिए जो वीडियोस बनाता हूँ कि कई लोग उन वीडियोस से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन में अपनी क्षमता को जाना। देखिए, मैंने 12 साल तक बहुत धक्के खाए, और उसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू किया, विदिन 2 से 2.5 साल में पूरा प्रोसेस था एग्जामिनेशन का, और मैं SDM बन गया। बस क्षमता मेरे अंदर थी। जब मैं 20 साल का हूँ तब आप पहचान नहीं पा रहे, वही क्षमता थी, मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो पहचानने के लिए मुझे वो झटका जरूरत पड़ता था जीवन में। ईश्वर, अगर मैं हमेशा एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, एक लाइन है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे हुए, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे। बहुत सही। और मुझे लगता है कि हर कोई जो इस पूरे चैनल के माध्यम से आपके वीडियोस को देख रहा है, आपकी बातों को देख रहा है, समझ रहा है, एक नई पीढ़ी के अंदर बहुत सारी बेचैनी होती है, पता नहीं आगे क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होगा, वो समझ पाएंगे कि ये संघर्ष ही एक कहानी है
जो एक नई दास्तां को लिख देता है, एक नए इतिहास को लिखता है। आज बिहार में भी आपने नालंदा में भी काम कर रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल्स की शुरुआत आपने कैसे की? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कोई जानना चाहेगा। यूट्यूब चैनल की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स जो भी साथ में थे, सब लोग पूछ रहे थे आप कैसे तैयारी कर रहे हो, तुम अकेले रहकर बेंगलोर में रहकर बिना कोचिंग की तैयारी किया, कैसे तैयारी किया? तो मैं सबको बताता था कि इस किताब से पढ़ो, इस किताब का ये अच्छा टॉपिक है, इतना यहाँ तुम प्रैक्टिस करो, यहाँ इस पे ध्यान दो। तो उसमें से एक मेरा फ्रेंड था जो कि बड़ा टेक्नोलॉजी से उसका वो था लगा था। तो उसने कहा कि यार तुम इसको यूट्यूब पे डालो, कई लोग को फायदा हो। कई लोग आज के डेट में इतना अभाव है कि किस किताब से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ये नहीं है। ये मुझे भी लगता था जब मैं तैयारी कर रहा था तो फालतू की चीजें ज्यादा है, काम की चीजें कम। तो उन्होंने कहा कि तुम इस चीज को डालो। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे ये सब यूट्यूब से बहुत लगाव नहीं, मैं इनको डालू। उसने कहा नहीं मैं आता हूँ, तुम्हारा रिकॉर्ड करूंगा वीडियो और रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ। उसने डाला और उस वीडियो पे बहुत उस वक्त 1.5-2 लाख व्यू चला। तो उसने दिखाया ला कि देखो तुम्हारे वीडियो पर 1.5-2 लाख व्यू गया है, लोगों ने ये सवाल पूछा है, तो एक और वीडियो बना उनका जवाब है। तो मुझे लगा ठीक है, तब अच्छा लगा कि लोग मतलब ये फायदा हो रहा है, तो मैंने एक और वीडियो बनाया। उसके बाद उसने कहा यार देखो बहुत तुमको लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तुम्हारी पूरी जर्नी को, तुम कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे तैयारी करते थे, सब एक्सपीरियंस, और तुमने जो किया है कई लोगों को ये हौसला देगा, तो तुम अपना चैनल स्टार्ट करो। तो उसने ही मेरा चैनल जबरदस्ती बनवाया। वो चैनल जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके द्वारा ही बनाया गया चैनल था, और उस चैनल पे मैंने पहला वीडियो डाला, वो अभी भी मैंने यूट्यूब से हटाया नहीं है। उसमें फोन मैंने किताब के ऊपर रखा और बीच में 3 बार फोन नीचे गिरता है और मैं हाथ से उठाता हूँ, अभी भी वो चीज है, फोन बोलते बोलते नीचे गिर जा रहा है, मैं उसको उठा के फिर किताब पर रख रहा हूँ। और उन सब वीडियोस को लोग लाइक करने लगे और लोग सवाल पूछने लगे कि और कैसे करते हैं। फिर जब फीडबैक आने लगा, 6-7 महीने बाद फीडबैक आया कि सर मैंने आपसे प्रेरित हो गया, तैयारी शुरू किया, मैं यहाँ सफल हो गया, वहां सफल हो गया, ये काम कर रहा हूँ, ये अच्छा हुआ, और अंदर से हौसला बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके जर्नी आगे बढ़ गई। मैं 2 राहुल सिन्हा को देख रहा हूँ, एक राहुल सिन्हा जो डीटीओ के पद पे है, एक राहुल सिन्हा जो अंदर से काफी बहुत जोश है, ऊर्जा है, लोगों को मदद करना चाहता है। ये दोनों जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी है और जो प्रोफेशनल है, दोनों को कैसे बैलेंस कर पाते? मैं बहुत ज्यादा पद को अपने ऊपर हावी नहीं हुए, मैंने बहुत अध्यात्म किताबें पढ़ी है, और एक और अच्छी मेरी आदत थी कि मैं टीवी बहुत कम देखता। तो जितने दिन मैंने नौकरी किया हर दिन मैं किताब पढ़ता था। जितनी सेल्फ हेल्प बुक आप जानते होंगे सब मैं पढ़ चुका हूँ। तो उन किताब को पढ़ने से ये फायदा हुआ कि आपको पद अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। पद एक शर्ट है, जैसे कि हम लोग शर्ट पहनते हैं, ऐसे भी 60 साल के बाद उतारना ही है। अगर कोई इसी को मान ले कि मैं डीटीओ हूँ, मैं एसडीएम हूँ और मैं एसडीएम बन के ही सबसे बात करूंगा, कल जब पद हटेगा हमसे तब हमको बेचैनी होगी कि यार कहाँ गया पद। तो वो मेरा व्यक्तित्व है, मैं एज ए डीटीओ अपने ही पर्सनालिटी के साथ काम करूंगा, मैं सबके उसी तरह से हंस के मिलूंगा, मैं सबको जो भी काम हो सकता करूंगा, वो मैं उस चीज को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होगा। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने पूरे तमाम संघर्ष की कहानी आप लोगों से साझा की, संघर्ष भी था, बेचैनी भी थी, एक आक्रामकता था कि संसार और समाज दोनों कुछ नया दे करके ही जाना है। तो इस पूरी परिस्थिति में जिस तरीके से राहुल सिन्हा ने अपने आप यह बताने की कोशिश की है कि पद को कभी हावी नहीं होने देना है, एक इंसान जो बेहतर समाज के लिए कर सकता है वही करेगा, और बहुत सारी खूबियों के मालिक है। फिर किसी नए वीडियोस में इनसे हम बात करेंगे, किसी नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो हमसे बात करने के लिए राहुल सिन्हा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मौका दिया कि मैं आपके दर्शकों को बता सकूं कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।